Hi everyone, Shashank this side and I welcome you all to our online classes. So आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का हिस्ट्री सब्जेक्ट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. फर्स्ट ऑफ ऑल एन इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू. सबसे पहले बात ये आती है कि हिस्ट्री को याद कैसे रखा जाए. तो आप इसको आप ऐसे समझो कि सीधा आपके दिमाग में जाकर फिट हो जाए. जरूरी ये नहीं होता कि आप इसको कितना नोट्स बनाते हो, आप इसको कितना टाइम इसमें आपको रट्टा मारते हो, लेकिन जरूरी ये आता है कि आप उसको कैसे अपने अंदर फिट करते हो. सो हम लोग बारी बारी से सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन और आप उसी टाइम मैं रिप्लाई करूँगा विद सोल्यूशन. सो स्टार्ट करते इस चैप्टर को. स्टार्टिंग आता है 1848 एंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. होता यह है कि जब क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर जो था जिसमें लुई 16 की बात हुई. फ्रांस में होता है कि लुई 16 आता है, ट्रीजर खाली होता है, उसके बाद उसको मतलब होते होते बात रिवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है और जैसे रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है, वॉर स्टार्ट होता है, उसके बाद लुई 16 को हटा दिया जाता है, उस पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है, ट्रेटर उस पर लगाया जाता है आरोप. और उसके बाद चेंजेस आते हैं और चेंजेस क्या आते हैं उसको हम इधर बारी बारी से देखेंगे. सबसे पहले आता है चैप्टर स्टार्ट होता है फ्रेडरिक सोडियो. ये कौन था फ्रेडरिक सोडियो? अगर ये आता है एग्जाम में तो हमेशा आता है 3 मार्क में नॉर्मली, या फिर 1 मार्क में भी आता है कि फ्रेडरिक सोडियो ने कौन से ईयर में अपना 4 प्रिंट्स जो भी उसका विजुअलाइजेशन था, इमेजिनरी उसका जो इमेजिनेशन था अपने हिसाब से कि सोसाइटी कैसा बने, वो 1848 में आया था. ये 1 मार्क के लिए और 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. एंड वन थिंग मोर, सब हम लोग जैसे चैप्टर में आगे जाते जाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबको मार्क करते जाएंगे. और सबसे बड़ी बात कि मैंने खुद 18 में मतलब 2018 में मैंने अपना 10 दिया है, सो आई कैन टीच यू फार बेटर एंड यू कैन इम्प्रोवाइज ऑन स्टडी. सो फ्रेडरिक सोडियो इन 1848 में इसने अपने हिसाब से मीन्स अपना विजन, और अपना विजन उसका ऐसा था, उन्होंने एक ऐसा सोसाइटी का निर्माण किया अपने प्रिंट से जिसमें एक ऐसा ट्रेडिशन, एक ऐसा कल्चर दिखाया है उसने कि संभवतः ये ऐसा होने का कोई चांस ही नहीं है. तो बोलते हैं यूटोपियन विजन. उसमें होता ये है कि सबसे बड़ी बात आती है कि ऐसा सोसाइटी, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो ही नहीं सकता है, लेकिन उसने अपने प्रिंट के द्वारा, प्रिंट के मीडियम से लोगों को ये सूचना दी, लोगों को जानकारी दी. उसमें क्या था, सिटीजन्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका आर मार्चिंग इन अ लॉन्ग चेन. मीन्स उसका जो प्रिंट था वो हमें ये दिखाता है, वो हमें विजुलाइज कराता है कि एक लंबी सी कतार बनी हुई है, लंबी सी लाइन बनी हुई है, उसमें अमेरिका एंड यूरोप के जो भी सिटीजन्स हैं, हर एक एज के, हर एक कास्ट के, हर एक क्रीड के, हर एक रेस के, वो एक लाइन में आ रहे हैं. और लाइन में कहाँ जा रहे हैं? लाइन में जा रहे हैं जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक ऐसा फीमेल पोस्चर है जिसको लोग अपना स्टैच्यू उन्होंने डेवलप किया है, और उसके हाथ में क्या है? एक हाथ में टॉर्च ऑफ लाइटमेंट और एक हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन. मतलब एक लाइन, लंबी सी लाइन आ रही है, उसके प्रिंट में दिखा गया एक लंबी सी लाइन आ रही है और उसमें यूरोप और अमेरिका के लोग हैं और वो हर एक कास्ट, हर एक क्रीड, हर एक रेस एंड हर एक एजेस के लोग हैं, आ रहे हैं. और उसमें एक फीमेल फिगर है जिसको बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, और उसको एक होमेज प्रदान करते हुए आगे निकलते जा रहे हैं. और वो जो फीमेल है उसके 2 हाथ में से एक हाथ में है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट और एक हाथ में है चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन. फिर और दिखाता है कि इन फोरग्राउंड शटर्ड रिमेन्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस. मतलब ये बोल रहा है कि सामने क्या है, जो स्टैच्यू है उसके सामने शटर्ड रिमेन्स, मतलब जितने भी जो भी रिवोल्यूशनरी हैं जिनका डेथ हुआ है वो सब आगे, मतलब उनका बिखरा पड़ा है, आप उसको एक लाशों का ढेर भी कह सकते हो, वो आगे है. एंड पीपल आर ग्रुप डिस्टिंक्ट नेशन, मतलब बहुत सारे नेशन है, उसमें अपने अपने नेशन को रिप्रेजेंट करते हुए लोग आ रहे हैं. और उसमें कैसा है, बहुत सारा झंडा भी है, लाल है, काला है, जो अपने अपने देश को, अपने अपने नेशन को वो होस्ट करते हुए आगे आ रहे हैं. ये रहा हमारा
short summary about the print which were Frederick Sorio, the print which was composed or which was printed by Frederick Sorio in 1848. अब आते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन था क्या? फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे कैसे लुई 16 को सब उस पर देशद्रोह का आरोप लगाता है, जैकबिन क्लब बनता है, फिर उसका जो था रॉबस्पायर उसको सब खुद के गिलोटिन मशीन, उसी के गिलोटिन मशीन में उसको काट दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पर सब कुछ खत्म होता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, इसमें होता ही है बेसिकली कि जैसे फ्रेंच में सबसे पहले जो भी थे रिवोल्यूशनरी, उन्होंने सोचा कि फ्रेंच के लोगों को कैसे मतलब एक सिंबल में कैसे लाया जाए, मतलब एक यूनिटी के एक फेज में कैसे लोगों को ढाला जाए। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे मेजर्स लाए, बहुत सारे चेंजेस लाए। और चेंजेस क्या लाए? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क। आपका बोर्ड बेस्ड एग्जाम हो या फिर आपका इंटरनल एग्जाम से जो भी आपके स्कूल से आपके इंस्टीट्यूशन में होते हैं, हर जगह ये बहुत बड़ा मायने रखता है 3 मार्क का। Important measures which were taken by the French revolutionaries to create a sense of collective identity, मतलब फ्रेंच के लोगों में collective identity, मतलब एक यूनिटी आइडेंटिटी। आप कैसे जानते हो कि आपका कोई नाम होगा, कोई टाइटल होगा, पूरे फैमिली के नाम वही टाइटल होगा आपका, उसको बोलते हैं यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। वैसे ही इधर था। सो मेजर्स, अब मेजर्स क्या क्या लिए गए? सबसे पहले द आइडिया ऑफ लेयर पैट्री एंड लेयर सिटीजन वाज इंट्रोड्यूस्ड। एक सेकेंड पॉइंट, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राइकलर वाज इंट्रोड्यूस्ड। पहले जो रॉयल फ्लैग था उसको हटा दिया गया और वहां पे एक नया सा फ्लैग लाया गया, वो ट्राइकलर मींस 3 कलर का था, वो इंट्रोड्यूस किया गया। थर्ड, द स्टेट जनरल वाज रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। जो भी वहां पे जो डिसीजन होते थे गवर्नमेंट के, उसको कौन होता था पहले? स्टेट जनरल। अब उसको क्या जैसे नया एडमिनिस्ट्रेशन आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो आया, जो रिवॉल्यूशनरी थे उन्होंने क्या किया? चेंजेस लाए। चेंजेस में क्या लाए? थर्ड चेंज, स्टेट जनरल वाज नेम्ड एज नेशनल असेंबली एंड देन अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज पुट इन प्लेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा होता है, एक ऐसा एक ऐसा मीडियम होता है जिससे कोई देश स्मूथली रन कर सके, और उसको एक सेंट्रलाइज सिस्टम अच्छे तरीके से उसको लाया गया। एंड देन वो जो सिस्टम आया था सेंट्रलाइज सिस्टम वाज पुट इन प्लेस, और वो आया कौन सा? नेशनल असेंबली आया था। नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली क्या करता था कि इट फॉर्मुलेटेड लॉज फॉर एवरीथिंग। जो भी सिटीजन थे उसके लिए लॉज फॉर्मुलेट कौन करता था? ये नेशनल असेंबली। और उसके बाद और क्या किया गया? उसके बाद ह्यूमन्स वे कंपोज्ड, मतलब जो भी होते हैं आपके पैट्रियोटिक सॉन्ग होते हैं या फिर ऐसा कि यूनिटी की भावना है, उसके लिए बहुत सारे सॉन्ग निकलते हैं, वो सब भी कंपोज किए गए। और उसके बाद क्या हुआ? फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। फ्रेंच को एक वहाँ का नेशन का राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया। तो फ्रांस की जो बातें थी वो जैसे उसने बहुत सारे चेंजेस किए, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चेंज किया, अपना ट्राई कलर लेके आए, अपना स्टेट जनरल को लेके आए, उसको उनको रिनेम कर दिया, उनको नाम दिया नेशनल असेंबली। वहाँ पे जो भी रीजनल डायलेक्ट्स थे उसको हटाकर फ्रांस जो था फ्रेंच, उसको नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद ये सब बातें आसपास में फैली, आसपास के नेबरिंग नेशंस में फैली, और उसके बाद बहुत सारे जिसमें सबसे आगे हैं जैकोबिन क्लब। बहुत सारे मेंबर्स इससे आगे हैं जो रिवॉल्यूशनरी थे और चाहते थे कि जितना भी यूरोप था उसको एक नेशन घोषित करवा दिया जाए। इसको कैसे किया जाए उसके लिए जैकोबिन क्लब आया, बहुत सारे लोगों ने इंट्रोड्यूस किया इसको। और इसमें कौन कौन थे? होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली। और ये कब आया? 1790 में। अब उसके बाद बात आती है जर्मनी की एंड फ्रांस की। फ्रांस में सबसे पहले नेपोलियन तो आए 1804 में। उन्होंने वहाँ की जो डेमोक्रेसी थी उसको तो हटाया, वापस वहाँ पे मोनार्की लेके आए, लेकिन बहुत सारे उनके अंदर चेंजेस भी हुए और मॉडर्न सोच थी उनकी, जिसके कारण बहुत सारा वहाँ का सिस्टम ईज हुआ। और ईज कैसे हुआ? ये 3 मार्क्स क्वेश्चन हमेशा आता है, बोर्ड बेस्ड या फिर आपका इंटरनल एग्जाम्स जो भी स्कूल बेस्ड होते हैं या फिर बोर्ड बेस्ड होते हैं, हमेशा 3 मार्क्स से क्वेश्चन नहीं आता है। नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 और सिविल कोड ऑफ 1804, ये दो नाम तो सेम है, आंसर सेम है, लेकिन बस दोनों का क्वेश्चन चेंज हो सकता है। या फिर बताओ आप नेपोलियनिक कोड 1804 या सिविल कोड ऑफ 1804, इसके बहुत सारे उसने चेंजेस क्या क्या किए थे जो 3 मार्क्स के लिए हमेशा आता है। सबसे पहले आता है इट रिमूव्ड ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ।
बर्थ से जो भी प्रिविलेज मिलता, जिसको एडवांटेज मिलता था, जो भी उस कैटेगरी में होते थे, वो सारे खत्म। सेकेंड आया इट स्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ, मीन्स सबके लिए सेम इक्वलिटी, सेम लॉ सबके लिए इंट्रोड्यूस किया। और ये कहाँ कहाँ फैला था? तो डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी, इस जगह पे नेपोलियन ने अपने साम्राज्य को फैला रखा था। और जहां जहां उसका साम्राज्य फैला हुआ था, पूरी जगह पे ये सारा उसका जो भी था रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सारे फॉलो होने लगे। उसके बाद आया कि इट सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी एंड देन इट सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एंड देन इट एबोलिश्ड feudal system, then guild restrictions were removed and transport and communication system were improved। तो ये सब थे कुछ मेजर चेंजेस जो नेपोलियनिक कोड में आया था। कब आया था? 1804 में आया था। इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन। सो ये सब बहुत सारे मेजर चेंजेस थे जो नेपोलियन लेके आया 1804 में। उसने मोनार्की तो वापस इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे चेंजेस लाए थे जो फायदा कर गया। अब उसके बाद आता है कि ये इसके बाद जब नेपोलियनिक कोड आया, बहुत सारे इक्वलिटी आए, बहुत सारे लॉज आए, बहुत सारे उसके रेगुलेशंस आए। इसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए। चेंजेस क्या है वो हम लोग इसका सेकेंड लेक्चर में देखेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट लेक्चर ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, of class 10 history।